अच्छा गुरुजी, कई लोग ना हाँ जो हमारे देखने वाले हैं तो आपको बार बार वो प्रणाम भेजते हैं। और उसके अलावा आपकी ये जो किताब है, मोटी सी किताब जो है, हाँ तर्कशास्त्र ज्ञान की आकारी का, हाँ। और इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो अपनी इस किताब के बारे में गुरुजी कुछ बताएं। ये ज्ञान की आकारी का किताब जो है ये प्योर लॉजिक की किताब है, शुद्ध लॉजिक तर्कशास्त्र है इसमें। और तर्कशास्त्र बड़ा कठिन विषय होता है क्योंकि तर्कशास्त्र की शब्दावली भी बड़ी कठिन होती है। तो इसलिए ये टेक्निकल किताब है, एक तरह से साधारण किताब नहीं, ये किताब टेक्निकल किताब है। इसमें 4 खंड हैं इस किताब के और चारों ही लॉजिक से संबंधित हैं। पहला खंड है कि ज्ञान है क्या, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ओपिनियन है, बिलीफ हैं, ये सब ज्ञान नहीं है। इनका सबका खंडन प्लेटो ने भी किया है, बोधायन ने भी किया है और उन्होंने भी किया है। तो ज्ञान क्या है, पहले तो ये हमें देखना पड़ता है कि जो हम जानते हैं केवल यही ज्ञान है या असली ज्ञान क्या है। एक आदमी ने पूरी किताब लिख दी लेकिन वो उसकी अपनी ओपिनियन है, ज्ञान नहीं है। उसने अपने विचार लिख दिए। उसमें लॉजिक की जो किताब होगी उसके विचार यूनिवर्सल होंगे, एक व्यक्ति के नहीं होंगे। तो इसलिए ओपिनियन ज्ञान नहीं हो सकती। इसी तरह बिलीफ और फेथ जो है ये ज्ञान नहीं है। बिलीफ और फेथ तो डॉगमा भी हो सकते हैं, अंधविश्वास भी हो सकते हैं। तो पहले खंड में हमने ये देखा है लॉजिक की दृष्टि से ज्ञान है क्या। फिर दूसरे खंड में हमने देखा कि जब हमें पता लग जाए कि ज्ञान क्या है तो फिर हम देखते हैं कि ज्ञान के सोर्स क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पाश्चात्य लोगों ने तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, सिर्फ रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के ज़रा और भेद कर दिए, रेडिकल एम्पिरिसिज्म कर दिया, यानी इंद्रिय अनुभववाद और एक उत्कट इंद्रिय अनुभववाद। और रियलिज्म कर दिया, यानी जैसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वैसी सत्य है वो। और कुछ ने कहा कि जैसी हमें चीज़ दिखाई दे रही है वैसी सत्य नहीं है, तो रियलिज्म कर दिया उन्होंने और आइडियलिज्म कर दिया। भारत में उन्होंने तो वहाँ 2 ही हिस्सों में किया, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। ज्ञान इंद्रियों से आता है या ज्ञान बुद्धि द्वारा आता है। कुछ लोगों ने पाश्चात्य में इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा से ज्ञान आता है। वाह। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग मिस्टिक हैं, वो दार्शनिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है उनकी नॉलेज। भारत में ज्ञान के 6 प्रकार माने गए हैं। न्याय ने 4 माने, मीमांसा ने 6 माने। वाह। तो उनको सारा देखा गया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसके सोर्स क्या है ज्ञान के। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको अभिव्यक्त करने के ढंग क्या है। इसको लॉजिक में कहते हैं प्रतिज्ञप्तियाँ। प्रतिज्ञप्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है, सिंगुलर है, कंडीशनल है, अल्टरनेटिव है, और तरह तरह की होती हैं। तो प्रतिज्ञप्तियाँ यानी ज्ञान को हम जब व्यक्त करना चाहते हैं, अपना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान को जब तक भाषा में व्यक्त न किया जाए तब तक वो ज्ञान हमारे दिमाग में ही रहेगा, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए लॉजिक कहती है कि ज्ञान वो है जो लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। और जब लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसमें हमें तरह तरह के प्रतिज्ञप्तियाँ देखनी पड़ती हैं कि किस किस तरह से हम लैंग्वेज में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लैंग्वेज में दी नहीं जा सकती। आजकल तो लैंग्वेज फिलॉसफी बड़ी तकड़ी हो रही है। लैंग्वेज फिलॉसफी ये कह रही है क्लैरिटी, क्लैरिटी। कोई भी ऐसा शब्द मत करो लॉजिक में या फिलॉसफी में ऐसा मत लाओ जिससे कन्फ्यूज़न पैदा होता हो। तो एक आइडियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है। तो आइडियल लैंग्वेज तो हमने इसमें नहीं बनाई, ये तो अब आई है। लेकिन ये है कि लैंग्वेज में, भाषा में अपने जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको कैसे व्यक्त किया जा सकता है।
और वो सही तरीके से भाषा में व्यक्त हो भी जाएगा या नहीं होगा, कन्फ्यूज़न भी हो जाता। इस पर हमने जिस दिन रसल की बात कर रहे थे उस दिन हमने बात भी की थी कि रसल ने दो शब्दों को बड़ा कन्फ्यूजिंग बताया है, एक तो एंड को और एक इज़ को। इज़ जो है सारे कन्फ्यूज़न पैदा करता है, और एंड तो इस तरह से तीसरे खंड में ये है कि हम ज्ञान को अभिव्यक्त कैसे करें, और चौथे खंड में यह है कि हमने ज्ञान को प्राप्त भी कर लिया, ज्ञान को अभिव्यक्त भी कर लिया, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करें कि हमने जो ज्ञान किया कि वो सही है गलत है। मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि सामने आम रखा हुआ है, इंद्रियां मेरी देख रही हैं, लेकिन मैं इस ज्ञान को बताऊं कि ज्ञान मेरा सही है या गलत है, वेरिफिकेशन। तो वेरीफाइबिलिटी का सिद्धांत भी लिया है कि जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो केवल हमारी कल्पना ही रहती है कि हमारी कल्पना ये है। अगर इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फिर ये पुष्ट ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है। भारत में ये समस्या उठाई गई थी, लेकिन हमने इसमें यूँ नहीं ली कि आज तक इसका कोई समाधान भारत में मिला नहीं। भारत में स्वतः प्रमाण्यवाद और परतः प्रमाण्यवाद, जब शंकराचार्य गए मंडन मिश्र के मकान पे तो औरतों ने यही बताया उनको, उन्होंने कहा मंडन मिश्र के मकान पर तोता कह रहा होगा स्वतः प्रमाण्यवाद, स्वतः प्रमाण्यवाद, और मैना कह रही होगी परतः प्रमाण्यवाद, परतः प्रमाण्यवाद, और ये शास्त्रार्थ उनका चल रहा होगा। तो ये समस्या ऐसी है जो आज तक भी जिसका समाधान नहीं निकला है, इसलिए इसको भारत वाले को हमने इसमें नहीं है, लेकिन वेरीफाइबिलिटी के जो सिद्धांत हैं उनको ले। तो इस तरह से 4 खंड में किताब है, लेकिन सारा लॉजिक ही लॉजिक है इसमें। तो लॉजिक बोर भी होती है, टेक्निकल बहुत शब्द होते हैं, उन टेक्निकल शब्दों को समझने के लिए फिर किसी टेक्निकल आदमी से ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमारी किताब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने छापी थी बहुत पहले, अब तो शायद उपलब्ध भी नहीं होगी, ख़त्म हो गई होगी। गुरुजी, और गुरुजी इस किताब का पूरा नाम मैं पढ़ देता हूँ, ये है तर्कशास्त्र अथवा ज्ञान की आकारिका। हाँ। और ये जो मूल लेखक एक तरह से रहे वो रहे बर्नार्ड बोसांके, और आपकी तरफ से इसमें एडिशन हुआ, अनुवाद का काम हुआ। और ये किताब अगर हम देखें गुरुजी तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की मानक ग्रंथ योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रकाशित रही है मित्रों। ठीक है। और क्योंकि आप सब ने इसके बारे में बहुत बार सबने प्रश्न किया कि गुरुजी किस किताब के बारे में बताएं, तो ये काफ़ी मोटी सी किताब है और इसके अगर कुल 832 पेज हैं इसमें। अच्छा, 800 लगभग इतने होंगे, 700-750 होंगे, कुछ होंगे। तो इस किताब में ये मतलब एक ही जिल्द में किताब है, पर इसके अंदर 4 खंड हैं। हाँ, 4 खंड हैं इसके, 4 हिस्से, 4 हिस्से इस किताब के हैं। तो एक बड़ी मोटी किताब है। अच्छा गुरुजी, पर बड़ी टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ मुझे और ध्यान आई कि जब आपने इस किताब का अनुवाद किया था, तो आपने चाय बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी थी। हैं? तो फिर आपकी जो चाय की लत थी वो मुश्किल से छुड़वाई गई उस टाइम। बात यह है कि किताब को के लिए समय निश्चित था। अच्छा गुरुजी, कि इस समय तक कंप्लीट करके देनी है। अब हम मेहनत भी करें और उस समय तक कंप्लीट करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना दे सकें तो सारी मेहनत बेकार, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये था कि सारे काम छोड़ के इसमें लगे रहो। तो नींद भी आती थी, आलस भी आता था, तो क्या करते थे, हम चाय ले लेते थे। तो 22 कप चाय हमने एक दिन में इस किताब में पिए। 3-4 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे, क्योंकि मेहनत, अगर इतनी किताब की मेहनत बेकार हो जाए कि भाई इतने पैसे मिलने हैं और वो कहते हैं जी आपने ड्यू डेट पे सबमिट नहीं की इसलिए कैंसिल किया जाता है। तो 22 कप हमने उस समय पिए। अब वो आदत पड़ गई 22 कप पीने की, तो वो धीरे धीरे घटने तो शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रहे। तो यहाँ हरियाणा के एक बहुत बड़े विद्वान जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल थे एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल थे, और हमारे बहुत गहरे दोस्त थे ढिल्लों साहब,
यूनिवर्सिटी में आते थे, संस्कृत डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और फिलॉसफी डिपार्टमेंट से थे। डायरेक्टर होने की वजह से डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन उनका बहुत संबंध है। तो उन्होंने कहा कि तू इतनी चाय पीता है, ये बहुत आगे जाकर सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। मैंने कहा जी इस किताब ने इस चाय नहीं तो किताब लिखवाई है ये, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती, पैसा एक भी नहीं मिलता। वो कहने लगे अब तुम कसम खाओ कि 6 कप से ज़्यादा एक दिन में चाय नहीं पियोगे। मैंने कहा जी ये तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी में सोशल हंगर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी आदमी जो है, आदमी नहीं, हमने मुर्गियों पे एक्सपेरिमेंट किया कि मुर्गी जो है वो खाना खाती है, 20 दाने गेहूं के अगर खा ले तो उसका वो जो जगह होती है वो भर जाती है सारी। तो मुर्गी के आगे गेहूं डाल दिए गए, मुर्गी ने गेहूं खाए, पूरे गेहूं खा करके बासिंग के लिए वो धूप में जाके लेट गई। उसके बाद हमने क्या हुआ कि थोड़ी सी भूखी मुर्गियां वहाँ भेजी, तो जैसे ही भूखी मुर्गियों ने वो गेहूं खाने शुरू किए, वो जो रजी हुई मुर्गियां थीं वो उठ कर के आए, उन्होंने भी ठोंग मार के 1-1, 2-2 गाने। तो ये सोशल हंगर हम पैदा करते हैं। जब वो पेट भर गया था तो 5 दाने 6 दाने और कैसे चले गए उस पेट में, तो ये कहलाती है सोशल हंगर। तो मैंने कहा मैं तो सोशल हंगर पढ़ाता हूँ। आदमी आए, अभी हम खाना खा के बैठे हैं, फिर भी थोड़ा सा उनके, तो उन्होंने कहा ऐसा कर लो कि आप 6 कप की बजाय जब कोई आया तो आधा कप लिया, फिर आधा कप लिया, तो टोटल कप 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने फिर ये कसम दिला करके चाय छुड़ा दी बिल्कुल। तो अब यही करते हैं कि वो पूरा कप नहीं लेते, थोड़ा लेते हैं, क्या पता और कौन आ जाए मिलने वाला, और जब मिलने वाला आ जाएगा तो सोशल हंगर तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब भी खैर गुरुजी की यही आदत है घर में, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मिलने आते हैं। हाँ। तो गुरुजी थोड़ी सी चाय लेते हैं। तो मित्रों ये काफ़ी मोटी किताब है और मैं अभी देख रहा था ये किताब, गुरुजी ये किताब वर्ष 1974 में आई है। इसका जो पहला खंड है साल 1974 में आया है। और इतनी मोटी किताब की कीमत उस वक्त होती थी 24 रुपये। तो तो अब मिलेगी नहीं अपने। अब मित्रों मालूम नहीं, ये किताब हो सकता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से छपी थी, हाँ दोबारा छपवाई की ओर से। अब पता नहीं ये छपी है या नहीं छपी है, पर एनी हाउ ये मोटी सी किताब है। चलो ये किताब है गुरुजी की, जिसके बारे में आपने कई बार जिक्र किया, तर्कशास्त्र अथवा ज्ञान की आकारी का।